हाँ भाई, जय श्री राधे कृष्णा। अब कल तक हमने आपको विसर्ग संधि की शुरुआत करते हुए स सजसो रू इस सूत्र को हमने पढ़ा दिया। हमने कहा स सजसो रू गत क्लास के बारे में पुनः आपको बतला देते हैं कि पदांतस्य सस्य सजसस्य रू स्यात्, पदांत के शकार को एवं सजुस के मूर्धन्य सकार को उक्त सूत्र से या प्रकृत सूत्र से रू आदेश हो जाता है। अब अगला सिलेबस का सूत्र पढ़ेंगे खरब सानयो विसर्जनीय। खरब सानयो विसर्जनीय। खरब सानयो विसर्जनीय। ये सूत्र कहता है, देखिए, खरब सानयो विसर्जनीय। इस सूत्र ने क्या कहा कि खर अवसानयो, खर या अवसान संज्ञा बाद में बैठी हुई हो तो रेफ का विसर्ग हो जाता है। ठीक भाई, प्रथमा का एक वचन विसर्जनीय कह दो या विसर्गस्य, यानी विसर्ग कह दो या विसर्जनीय कह दो, बात एक ही है। यहाँ लाघव और गौरव की कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो एक तरीके से पर्याय समझो इसको। क्या समझेंगे? पर्याय। विसर्ग कह दो या विसर्जनीय शब्द कह दो, जैसे अपन भानु या भास्कर कुछ भी कह दो, तो विसर्ग हो या विसर्जनीय हो बात एक ही है। अब इसने कहा कि भाई खर या अवसान संज्ञा यदि बाद में बैठी हुई हो तो रेप का विसर्ग हो जाता है। तो आचार्य क्या कहने लगे वृत्ति में, तो सुने। वृत्ति खरी अवसाने परे पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। अब देखें, जैसे अब इसने कहा, देखो इसने ये कहा कि खरी अवसाने परे, खरी अवसाने च, खरी या अवसान संज्ञा बाद में बैठी हुई हो तो पदांत रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। तो खर प्रत्याहार में कौन से आते हैं, पहले तो ये समझ लो। खर में आते हैं यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा या स, ठीक है ना, ये आते हैं। अब अवसान संज्ञा क्या है, पहले इसको भी समझ लेते हैं भाई, तभी तो हमारे समझ में आएगा कि खर या अवसान संज्ञा बाद में हो तो पदांत के रेप के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। तो खर तो समझ गए कि पहला, दूसरा और सा हो तो भैया विसर्ग हो जाएगा। खर या अवसान। अब अवसान संज्ञा किसे कहते हैं, तो अवसान संज्ञा विधायक सूत्र, विरामोवसानम, विरामोवसानम। इस सूत्र ने क्या कहा, इसे मैं तोड़ देता हूं। देखिए, तोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा, विरामः अवसानम। वो तो फर्स्ट हो गई अवसानम, विरामः अवसानम, यानी विराम को ही अवसान कहते हैं, विराम को ही अवसान के नाम से जाना जाता है। अब विराम किसे कहते हैं, बात ये देखिए, तो विराम किसे कहते हैं, विराम का मतलब है रुक जाना, रुक जाना विराम कहलाता है। यानी ऐसे कह दे कि किसी वर्ण के बाद अन्य वर्ण का उच्चारण न होना ही विराम कहलाता है। विराम कहलाता है। यानी किसी वर्ण के बाद अन्य वर्ण का उच्चारण न होना ही विराम कहलाता है। अर्थात या मैं ऐसे कह दूं, जिह्वा का रुक जाना ही विराम कहलाता है। जिह्वा का रुक जाना विराम कहलाता है, ठीक है ना, जिह्वा का रुक जाना ही विराम कहलाता है। तो देखिए भाई,
सुने सुने यानी खरबसानयो विसर्जनीय सूत्र ने क्या कहा, खर या अवसान संज्ञा बाद में बैठी हुई हो तो पदांत रेप के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। खर बोले तो पहला दूसरा और सा सा सा, या तो खर बैठे हों बाद में या अवसान संज्ञा बैठी हो। तो वन के गुरुजी अवसान किसे कहते हैं, तो हमने कहा विरामोवसानम यानी विरामः अवसानम, विराम को ही अवसान कहते हैं यानी अवसान संज्ञा कहते हैं। और विराम बोले रुक जाना, रुक जाना मतलब जिह्वा का रुक जाना ही विराम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो कि राम, अब इस कंडीशन पे देखें हम, राम प्लस र, राम से सु लगाए, पद बनाने के लिए हमने सु औ जस अमौट सूत्र से प्रथमा एक वचन में सु लेके आए, उ गया, अनुबंध लोप होके सा आया, स स सु रू सूत्र से जो पहले पढ़ाया है रू हो गया, है ना, पदांत के सकार को उ गया। अब स्थिति आई हमारे पास राम प्लस र, यहीं से बताएंगे राम प्लस र। अब विरामोवसानम सूत्र आया, विरामोवसानम सूत्र ये कहने लगा कि भाई भाई रेफ का हमें करना है विसर्ग। अब रेफ का विसर्ग कब होगा, या तो खर प्रत्याहार बाद में हो या अवसान संज्ञा बाद में हो। अब खर तो आगे है नहीं रा के बाद में, अब अवसान होना चाहिए, और अवसान किसे कहते हैं, विराम को। तो विराम को ही अवसान के नाम से अवसान के नाम से जाना जाता है। यानी रेफ के बाद हमारी जिह्वा रुक गई, और रुक गई तो इसे विराम कहेंगे, और विराम को संस्कृत में अवसान के नाम से जाना जाता है। ये अवसान संज्ञा हो गई, और अवसान संज्ञा होते ही दूसरा सूत्र आया निकल करके जो विसर्ग करेगा रेफ का, और रेफ का विसर्ग करने वाला एकमात्र सूत्र है हमारी संस्कृत में खरबसानयो विसर्जनीय। खरबसानयो, खरबसानयो विसर्जनीय, इस सूत्र ने विसर्जनीय, इस सूत्र से पदांत रेफ का, पदांत रेफ का, इस सूत्र से पदांत रेफ का विसर्ग हुआ, या विसर्ग होकर, विसर्ग होकर रूप सिद्ध हुआ, रूप सिद्ध हुआ, ठीक है ना, रूप सिद्ध हुआ। तो इस रेफ का हमने कर दिया देखो विसर्ग, और विसर्ग हो गया। अब राम के बाद रेफ का विसर्ग होते ही प्रथमा के एक वचन में रामः रूप सिद्ध हो गया। ओके, उन्हें दोबारा से सुने, खर या अवसान संज्ञा बाद में हो तो रेफ का विसर्ग होगा, या तो खर परे हो या अवसान संज्ञा परे हो। अवसान बोले तो जिह्वा का रुक जाना ही, यानी विराम को अवसान कहते हैं, और जिह्वा का रुक जाना ही विराम कहलाता है। उदाहरण में देखो राम प्लस र, अब रा के बाद हमारी जीव रुक गई तो इस विराम को ही अवसान कहा गया, और खरबसानयो विसर्जनीय सूत्र कहने लगा कि अवसान परे हो या खर प्रत्याहार परे हो तो इस पदांत रेफ के स्थान पर विसर्ग हो गया। अब आप ये कहेंगे इसे पदांत कैसे कह दिया गुरुजी? अरे भाई, पद बनाने के लिए हमें सु औ जस आदि सुप्तिगंतम पदम सुप जोड़ेंगे तो पद बन जाएगा। हम सुपी तो जोड़ के ला रहे हैं और सुप जोड़ के ला रहे हैं। राम सु, राम स, राम रू, राम र, ये पदांत का ही तो रेफ है। उस पदांत के रेफ को हमने विसर्ग कर दिया और बन जाएगा रामः। उतारिए, खरबसानयो विसर्जनीय, ये वाला खरबसानयो विसर्जनीय वृत्ति लिख देंगे। खरी अवसाने परे पदान्तस्य रेफ से विसर्गः स्यात्। च, यहाँ च और जड़ देता हूँ। हटा ही दो चलो इसको। परे लगा दो या चा लगा दो, एक ही बात है।
वृत्ति लिख देंगे बस। खरी अवसाने परे या खरे अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। रुक जाओ, अर्थ लिखें। खर प्रत्याहार अथवा अवसान संज्ञा खर प्रत्याहार अथवा अवसान संज्ञा बाद में विद्यमान हो या बैठी हुई हो। खर प्रत्याहार अथवा अवसान संज्ञा बाद में बैठी हुई हो तो पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है। पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। अब विशेष बिंदु डालते हुए लिखेंगे खर प्रत्याहार बराबर विशेष डाल देंगे। भाई हमें सीखना है खर या अवसान क्या है गुरुजी। तो देखें विशेष बिंदु नंबर 1 खर बराबर पहला दूसरा स श श। अवसान संज्ञा क्या है तो लिखेंगे अवसान संज्ञा विधायक सूत्र। विशेष बिंदु दूसरा विरामोवसानम विरामोवसानम। अर्थ लिखेंगे विराम को ही अवसान के नाम से जाना जाता है। विराम को ही अवसान के नाम से जाना जाता है। या विराम की अवसान संज्ञा हो जाती है ना। अब लिखेंगे विराम बराबर किसी वर्ण के बाद अन्य वर्ण का उच्चारण न होना ही। किसी वर्ण के बाद अन्य वर्ण का उच्चारण न होना ही विराम कहलाता है। अर्थात जिह्वा का रुक जाना विराम के नाम से जाना जाता है। जिह्वा का रुक जाना विराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब अवसान संज्ञा समझ गए हम। अवसान का है क्या है, विराम को अवसान कहते हैं। और विराम क्या है, जीव का रुक जाना। अगर जीव रुक जाए तो वो अवसान है, और अवसान आगे बैठा हुआ हो, अवसान आगे विद्यमान हो तो रेप का क्या हो जाता है, विसर्ग। लिखे जैसे राम र, यहाँ विरामो अवसानम सूत्र से रेप के बाद के स्थान की, रेप के
बाद के स्थान की, ऐसे लिख लो मेरी तरह, विरामोपसानम सूत्र से रेफ के बाद के स्थान की अवसान संज्ञा हुई। स्थान की अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा हुई, अवसान संज्ञा हुई। ठीक है ना। रेफ, रेफ के बाद के स्थान की, ये जो तुम्हें रेफ दिखाई दे रहा है ना, इस रेफ के बाद की जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान की अवसान संज्ञा हुई। ठीक है ना। और खरब सानयो विसर्जनीय सूत्र से रेफ का विसर्ग हुआ और बन गया रामः। अब दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे, सु और खरब सानयो विसर्जनीय। हाँ, पदांत के सकार को और सजुस के मूर्धन्य सकार को प्रकृत सूत्र से रू हो जाता है, और रू हो गया तो रू होकर के फिर रा आएगा, रा आएगा तो अवसान संज्ञा होकर के खरब सानयो विसर्जनीय सूत्र से रेफ का क्या हो जाएगा, विसर्ग। ठीक। है। हाँ, ये भी व्याकरण में अवसान कहते हैं उसे। पर लेकिन यहाँ पूरी तरह रुक जाते हैं, यति तो अल्प विराम होता है, यतिर्विच्छेद संहिता, हल्का सा विराम लेते हैं ना, यहाँ पूर्ण विराम हो गया, वहाँ हल्का सा विराम लेंगे, उसे यति कहते हैं। चलें, देखो भाई, अब आगे, अब संधि स्टार्ट होती है। विसर्ग के चार भेद होते हैं, शत्व, उत्व, रत्व और विसर्ग लोप। सत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग, रत्व विसर्ग और विसर्ग लोप। पहली संधि स्टार्ट होती है आपकी शत्व विसर्ग। सत्व विसर्ग बहुत ही सरल संधि है, विसर्ग तो पूरी की पूरी सरल है। सत्व विसर्ग, अब सत्व विसर्ग क्या है तो इसको देखते हैं भाई। सत्व विसर्ग सूत्र आया, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य शः, सह, विसर्जनीयस्य सह। इस सूत्र ने क्या कहा कि भाई विसर्जनीयस्य, षष्ठी लग रही है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, और कब होता है तो वृत्ति कहने लगी, वृत्ति विसर्जनीयस्य सह, खरे परे, खरे परे विसर्गस्य स्थाने, विसर्गस्य स्थाने, स्थाने षकारः भवति, सकारः भवति या सकारः स्यात्, भवति। खरे परे विसर्गस्य स्थाने षकारः भवति, जैसे कोई भी उदाहरण हो, रामः च रामश्च। ठीक है ना। अब खर प्रत्याहार परे हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे अब देखो, अब यहाँ हम ये समझें कि गुरुजी उदाहरण के लिए कैसे, तो देखो, अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार बैठा हुआ हो, खर, खर बैठा हुआ हो, खर बोले तो पहला दूसरा और स स स, इसे खोल के लिख देता हूं मैं, क ख च छ ट छ त थ त थ प फ श स स, ये 13 अक्षर हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे कि यदि विसर्ग के बाद में इन 13 में से कोई सा हो, तो अभी ये सूत्र कहने लगा कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, और जब विसर्ग का स हो जाता है तो संधि का भी नाम क्या पड़ेगा, सत्व विसर्ग।
जब विसर्ग का सा हो जाए तो संधि का नाम सत्व विसर्ग पड़ेगा, यानी विसर्ग के बाद में खर होंगे तभी विसर्ग को सा होगा। अब ये 13 हैं, अलग अलग कंडीशन आएगी, कहीं दंती बनेगा, कहीं तालु बनेगा, कहीं मूर्धन्य होगा, कहीं विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कहीं कुप्पो वाला सूत्र लगेगा। ये कंडीशन गुरुजी कैसे प्रवृत्त होंगी, तो देखो अलग अलग स्थिति आएगी। कैसे, देखो आगे बता देते हैं। पहला यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला नियम चलेगा, यदि विसर्ग के बाद में दंती अक्षर हो, देखो त, थ और श, ठीक है ना। यदि विसर्ग के बाद में दंत्य वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर जैसा है ना दंत्य वैसा ही रहेगा, दंत्य सकार। पहला नियम तैयार हो गया कि विसर्ग के बाद में दंत्य वर्ण हो तो विसर्ग को दंतीशा रहेगा। दूसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद में तालव्य वर्ण बैठे हों, च, छ, स, ये 3 अक्षर निकाल दिए मैंने, च, छ, स, तालव्य वर्ण बैठे हुए हों तो विसर्ग के स्थान पर होगा तो पहले दंती, है ना, होगा तो पहले दंती। दंती तो सब जगह होगा, लेकिन बाद में सचुत्व के नियम से कि दंती के पास तालु बैठे हुए हों तो दंती तालु में चेंज होगा। तो मैं ऐसे ही कह दूं सीधे ही कि भाई दंती के पास तालु बैठे हुए हों तो दंती को तालु में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, विसर्ग को तालुशा। अब तीसरा नियम बन गया, यदि विसर्ग के बाद में मूर्धन्य वर्ण बैठे हुए हों, ट, ठ, श, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। होगा पहले दंती, दंती के पास में मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज हो जाएगा, तो ऐसा चेंज हो जाएगा ये। तो अब 9 अक्षर मैंने निकाल दिए। विसर्ग के बाद में दंती हो तो विसर्ग को दंतीशा, तालु हो तो तालुशा, मूर्धन्य हो तो मूर्धन्यशा। विसर्ग के बाद में दंती हो तो दंतीशा, तालु हो तो तालुशा, मूर्धन्य हो मूर्धन्यशा। अब हमारे पास बचे कौन कौन से, तो देखो एक तो बचा है क, ख, प, फ, यानी 9 ले लिए तो 4 बच गए, 9 और 4 13। अब आगे चलते हैं, नियम आ गया अगला, ये अपवाद नियम आ जाएगा, अपवाद नियम, ठीक है ना, अपवाद नियम आ जाएगा। और अपवाद नियम के अंतर्गत कौन सा होगा, तो सुने अपवाद नियम। अपवाद नियम में देखेंगे कुप्पो, कुप्पो, क, पौ, च, पूरी कुप्पो, क, पौ, च। देखिए भाई अब यहाँ क्या कहने लगा, कुप्पो, क, पहुंचा। देखो इसने क्या कहा, सप्तमी का द्विवचन, यदि, और ये प्रथमा के द्विवचन है, तो यहाँ पे आया कि भाई कुप्पो, अरे कवर्ग पवर्ग परे बैठे हुए हों और खर प्रत्याहार में कवर्ग पवर्ग, कवर्ग के 2 अक्षर आ गए क ख और पवर्ग के 2 अक्षर आ गए प फ। तो मैं ऐसे कह दूं कि भाई देखो, यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में क या ख बैठा हुआ हो, क या ख बैठा हुआ हो, अथवा विसर्ग के बाद में प या फ बैठा हुआ हो, तो विसर्ग है ना, विसर्ग ऐसे आकृति में चेंज होते हैं, यानी विसर्ग को अर्ध विसर्ग में चेंज कर देते हैं, अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग कहलाता है। बन गई कैसे गुरुजी, यदि विसर्ग के बाद में, देखो यदि विसर्ग के बाद में क, ख, प, फ बैठे हुए हों तो विसर्ग अर्ध विसर्ग में चेंज होगा। यानी ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग, इसका आधा हिस्सा तो ऊपर से कटेगा और आधा हिस्सा नीचे से गया। अब नीचे से आधा गया, ऊपर से आधा गया, अब आधा आधा बच गया। अब आधा आधा बच गया तो इस विसर्ग को अर्ध विसर्ग कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं। अब इस सूत्र ने क्या कहा कि कवर्ग पवर्ग परे हो तो विसर्ग अर्ध विसर्ग में चेंज होगा, अथवा, इसका मतलब है अथवा, अथवा विसर्ग विसर्गी रहता है, अथवा विसर्ग को विसर्गी रख सकते हैं। तो इसकी 2 कंडीशन पैदा हो गई, इसने सा का निषेध कर दिया। ये अपवाद नियम है, अपवाद नियम।
इसने ये कहा यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ बैठे हुए हों तो विसर्ग या तो अर्ध विसर्ग में चेंज होगा, अन्यथा च का मतलब है विसर्ग विसर्ग ही रहेगा लेकिन सा नहीं बनेगा। तो 4 अक्षर निषेध कर दिए। ये विसर्जनीयस्य सह का अपवाद सूत्र है। अगर पूछ ले कि विसर्जनीयस्य सह का अपवाद सूत्र कौन सा है, कुप्पो क पौ च। ठीक है, तो यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ बैठे हुए हों तो भाई विसर्ग या तो अर्ध विसर्ग में चेंज होगा अथवा विसर्ग विसर्ग ही बना रहेगा। ठीक, अब अगला नियम क्या कहता है, 5वां नियम सुने, नियम 5वां, ये चौथा नियम है कुप्पो क पौ च। अब 5वां नियम आ गया वासरी। वासरी सूत्र आ गया और ये भी भैया विसर्जनीय से सह का अपवाद सूत्र है। अपवाद सूत्र, ये अपवाद सूत्र है विसर्जनीय से सह का। पेपर में पूछ ले, विसर्जनीय से सह के अपवाद सूत्र हैं कुप्पो क पौ च और वासरी। वासरी क्या कहता है, सर। देखो वासरी कहने लगा कि भाई सर प्रत्याहारवाद में बैठा हुआ हो, सर सर प्रत्याहारवाद में बैठा हुआ हो और सर में आते हैं आपके सर, सर के अंतर्गत तीनों सा आ जाते हैं, स ये आ जाते हैं आपके सर में। अब आचार्य क्या कहने लगे, सरी, अरे सर आगे बैठे हुए हों तो विकल्प से विसर्ग ही रहता है। सर परे, इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, इसकी वृत्ति ने कहा सर परे, सर परे विसर्जनीयस्य विसर्गो वा स्यात्, सर परे विसर्जनीयस्य विसर्गो वा स्यात्, विसर्गो वा स्यात्। तो देखो जैसे उदाहरण के लिए दिया हरि सेते, अगर विसर्ग ही रहा तो बनेगा हरि ही सेते और नहीं रहा तो देख विसर्जनीय से सह पहले सूत्र से, तालु के बाद यानी विसर्ग के बाद में तालु अक्षर हो तो विसर्ग को भी तालु सा हो जाएगा, हरिस सेते। ठीक है ना। तो देखो वासरी, वासरी सूत्र ने ये कहा सर परे विद्यमान हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से, वाह लग रहा है ना, वाह वाह, अरे विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है, यानी सा का निषेध करने वाला सूत्र, सा को रोकने वाला। और सा को रोकने वाले ही तो हैं, कुप्पो क पौ च ने भी सा रोक दिया और इसने भी सा होने से रोक दिया। भाई पहले नियम ने तो ये कहा कि खर प्रत्याहारवाद में बैठा हुआ हो तो विसर्ग के स्थान पर, भाई विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ठीक भाई, और जब विसर्ग को सा हो जाता है तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनी, मैंने इस नियम को उपनियमों में बदला। विसर्ग के बाद में दंती हो तो विसर्ग को दंतीशा, और विसर्ग के बाद में यानी तालव्य अक्षर हो तो विसर्ग को तालुषा, और विसर्ग के बाद में मूर्धन्य हो तो विसर्ग को मूर्धन्य सा। ठीक है ना। अब दंती हो तो दंतीशा, तालु हो तो तालुषा, मूर्धन्य हो तो मूर्धन्य सा। लेकिन अगला नियम कहने लगा कुप्पो का पहुंचा, विसर्ग के बाद में क ख प फ ये बैठे हों तो विसर्ग या तो अर्ध विसर्ग में चेंज होगा, अन्यथा च विसर्ग विसर्ग ही बना रहेगा। ठीक, इसने सा का निषेध कर दिया, इसलिए ये अपवाद नियम है। ठीक भाई, अब देखो अगला 5वां नियम वासरी, ये भी कहने लगा कि सर प्रत्याहारवाद में हो तो विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। जब विसर्ग ही रहेगा तो हरि ही सेते बनेगा। जब विकल्प की बात आती है तो दूसरी कंडीशन में पहले सूत्र से विसर्जनीय से सह सूत्र से हरिस सेते भी रूप तैयार हो जाएगा। अब एक एक से इनके उदाहरण भी देते हैं हम, तो सुनो भाई। अब विसर्ग के बाद में दंती हो, जैसे उदाहरण के लिए रामः, धन, तथा, तथा विसर्ग के बाद में दंती हो, विसर्ग को दंतीशा बन जाएगा रामस तथा। ठीक है ना, रामस तथा। अब आगे बालः, चलो बालः थूत करोती कर दो या राम पे ही थुकवा लो, रामः थूत करोती, कोई सा उदाहरण ले लो। बालः थूत करोती,
थूत करोति, बालः थूत करोति, बालक थूक रहा है या थूकता है। ठीक है, विसर्ग के बाद में दंती अक्षर हो, विसर्ग को दंतीशा, बालस थूत करोति, थूत करोति। अब अगला उदाहरण त था हो गया, पहले इनको ले लेते हैं, दो दो को, सा को बाद में लेंगे। अब टा का ले लेते हैं, रामः, चलो चा का ले लेते हैं पहले, रामः च, विसर्ग के बाद में तालु हो तो विसर्ग को होगा तो पहले दंती, लेकिन दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज होगा, बन जाएगा रामश्च। अगला, जैसे मैं ये कह दूं वृक्षः छादयति, वृक्षः छादयति, वृक्षः छादयति, वृक्ष आच्छादित हो रहा है, फल फूल रहा है। वृक्षः छादयति, विसर्ग के बाद में तालु हो तो विसर्ग को तालु सा, वृक्षस छादयति, छादयति। ठीक, अब देखो आगे चौथा का हो गया। अब टा ले लेते हैं, रामः टीकते, राम जाता है, टीकरी गतो धातु है इसमें, रामः टीकते, विसर्ग के बाद में मूर्धन्य हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा, रामस, देखो विसर्ग को मूर्धन्य सा करेंगे ना, मूर्धन्य सा बन जाएगा रामस टीकते। अब ठा का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देवः ठक्कुरः, देव ठाकुर हैं, हमारे स्वामी हैं। देवः ठक्कुरः, विसर्ग के बाद में मूर्धन्य हो तो विसर्ग को मूर्धन्य सा बन जाएगा देवस ठक्कुरः, ठक्कुरः, ठक्कुरः। अब टाठा हो गया, देखो दंती आगे हो तो दंतीशा, तालु हो तो तालुशा, मूर्धन्य हो तो मूर्धन्य सा। ठीक, अब आगे चलें, आगे बात आती है कि विसर्ग के बाद में क ख प फ परे हो तो विसर्ग को भैया या तो अर्ध विसर्ग में चेंज करो या विसर्ग ही रहने दो। ठीक ना, नियम डाल देता हूँ, विसर्ग के बाद में क ख प फ बैठे हुए हों तो विसर्ग को या तो अर्ध विसर्ग में चेंज करो या विसर्ग ही रहने दो, अथवा विसर्ग ही रहने दो। ठीक भाई, अब जैसे उदाहरण के लिए देखें, कह करोति, करोति, कह करोति, कौन कर रहा है, कह करोति, तो विसर्ग को या तो अर्ध विसर्ग में चेंज करो या विसर्ग ही रहने दो, तो दो रूप इसके तैयार हो गए। देखो एक तो बन गया तो करोति, करोति या विसर्ग ही रहा, कह करोति, करोति। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण खा का ले लेते हैं, कह खनति, कौन खोद रहा है, कह खनति, कौन खोद रहा है। देखो विसर्ग के बाद में ख बैठा है तो विसर्ग को या तो अर्ध विसर्ग में चेंज करो या इस कंडीशन में डालो, लेकिन सा नहीं होगा, बन जाएगा क खनति, खनति, या क विसर्ग ही रहने दो, खनति। मनः, हाँ, अब देखो मनः कलाम या मनः कामना ले लीजिए। तीसरा उदाहरण, हाँ बिल्कुल सही है, मनः कामना, मनः कामना। देखो ये दो तरीके से तैयार हो जाएगा, या तो इसको ऐसे ही रहने दो है ना, या फिर इसको अर्ध विसर्ग में चेंज कर दो, मन कामना या मनः कामना, दोनों तरीके से तैयार हो गया। ठीक ना। अब का उदाहरण हो गया, उनको भी लिख दूंगा जो आप कह रहे हो अभी। नहीं, मनोकामना नहीं बनता, मनः कामना ही रहता है। मनोकामना हम अशुद्ध रूप बोलते हैं। अब जैसे प्रातः काल ले लो, प्रातः काल, देखो प्रातः काल कैसे लिखते हैं, प्रातः काल कैसे लिखते हैं, देखो या तो विसर्ग को ऐसे करो या ऐसे ही रहने दो। तुमने कभी देखा है, या ज़्यादातर हम ऐसा ही लिखते हैं। देखो
प्रात काल, है ना, या फिर ऐसे करके छोड़ देते हैं हम, प्रातः काल। अंतःपुर ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखो अन्य उदाहरण, चौथा हो गया। चलो पा और फा का ले लेते हैं। पांचवा, कह पठती, कौन पढ़ रहा है? कह पठती, कौन पढ़ रहा है? इसको या तो अर्ध विसर्ग में चेंज करो या विसर्ग ही रहने दो। देखो दोनों तरीके से बन जाएगा, क पठती, पठती, या फिर कह पठती। ठीक है। अब देखो अगला, कह खादती या बालः खादती, कह खादती, कौन खा रहा है? या तो विसर्ग को ऐसे ही रहने दो या विसर्ग को विसर्ग ही रहने दो या अर्ध विसर्ग में चेंज कर दो। तो देखो क खादती और कह खादती, खादती। ठीक है, खादती। चलो ये आ गया, क ख प फ, वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, वृक्ष फल फूल रहा है, फलति। देखो या तो इसको ऐसे ही कर दो या विसर्ग ही रहने दो, वृक्षो फलति, या एक मिनट, हाँ देखिए फलति, या फिर विसर्ग ही रहने दो, वृक्षः फलति। ठीक है ना। ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण। अब देखो जैसे ये ले ले अंतःपुर, आप ऐसे ही तो लिखते हो अंतःपुर, है ना, विसर्ग को ऐसे ही रहने दो या विसर्ग कर दो, अंतःपुर ऐसे करके छोड़ देते होंगे, अंतःपुर, है ना, ऐसे ही तो होता है। अब कुछ उदाहरण जैसे आप ये कहोगे कि एक तरीके से नमः धनकार, नमस्कार, भाधन कर, भास्कर। ये स्पेशल कछु एक उदाहरण ऐसे हैं जो इसके अपवाद बन जाएंगे, कुप्पो का पाऊ च के। ठीक है ना, वो सूत्रों से सिद्ध हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। दुहु प्लस, जैसे दुस है ना, सा का विसर्ग हुआ और सा का विसर्ग होते हुए देखो दु प्लस ख, तभी तो तुमने देखा होगा ये विसर्ग ही रहता है इसके बाद में। देखो ये विसर्ग बना रहता है, इसमें दुख आता है ना, यही कारण है इसका विसर्ग यो की तो ही बना रहता है। ठीक है, तो देखो दोबारा से, ये चौथे नियम नंबर 4 के उदाहरण हो गए, नियम 4 के। अब 5, नियम नंबर 5 चलते हैं। और नियम नंबर 5 क्या कहता है? वासरी, वासरी कहता है। और वासरी ने ये कहा कि विसर्ग के बाद में तीनों सा में से कोई सा बैठा हुआ हो, तीनों सा में से, तो विसर्ग के स्थान पर भाई जैसा सा है वैसा सा करेंगे पहले सूत्र से, और इस सूत्र से कर देंगे हम। देखो ऐसे समझ लीजिए इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखो इसकी दो कंडीशन हो गई, या तो विसर्जनीय से सह से जैसा बाद में है वैसा लिख देंगे, तालु बाद में है तो तालु करेंगे, मूर्धन्य बाद में है तो मूर्धन्य करेंगे। ये तो हुआ विसर्जनीय से सह सूत्र से, विसर्जनीय से सह सूत्र से। और विसर्ग के बाद में सर्व आगे हो तो विकल्प से विसर्ग ही रहता है, और जब विसर्ग ही रहता है तो ये स्थिति बनी बासरी सूत्र से। किससे बनेगी? बासरी से। अब इसको देखते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के लिए देखो, हरिहि धन सेते, पहले सूत्र ने ये कहा विसर्जनीय से सह ने कि विसर्ग के बाद में तालु हो तो विसर्ग को तालुषा, लेकिन बासरी ने कहा कि भैया विकल्प से विसर्ग भी रहता है और विसर्ग रहता है, तो जब सा करेंगे तो हरिश सेते बनेगा, नहीं करेंगे तो हरि ही सेते बनेगा। अब पेपर में कैसे पूछेगा? वो ये कहेगा कि
निम्नलिखित में से बासरी सूत्र से सिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो बासरी का तो यह है और विसर्जनीय से सह का यह है। विसर्जनीय जहाँ सा हो गया वो विसर्जनीय से सह, और जहाँ नहीं हुआ वहाँ बासरी। ठीक है ना, सर परे हो तो। दूसरा उदाहरण देखिए, ऐसे निःसंदेह, निःसंदेह। देखो, यदि विसर्ग के बाद में दंती है तो दंती कर सकते हैं, और नहीं तो बासरी लगा सकते हैं। तो देखो ये दोनों तरीके से बन जाएगा। निस्संदेह शब्द भी लिख सकते हैं और निःसंदेह भी लिख सकते हैं, निःसंदेह। ठीक है ना। देखो, और तीसरा उदाहरण, तीसरे उदाहरण में देखो, नहीं उसको नहीं लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे। जैसे रामस, ठीक, वो रामस षष्ठः, रामस षष्ठः, रामः धन षष्ठः। अब देखो, विसर्ग के बाद में श दिखाई दे रहा है, खर प्रत्याहार दिखाई दे रहा है, तो विसर्जनीय से सह सूत्र से तो हमने सह कर दिया। ठीक है ना, और वासरी सूत्र से विसर्ग को विकल्प से विसर्गी रहने दिया। अब यहाँ देखेंगे रामस षष्ठः, और जब विसर्ग ही रहा तो रामः षष्ठः। ठीक है ना, रामः षष्ठः। ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण बन सकते हैं। तुमसे पूछ ले रामः धन सेते, रामः धन सेते, तो दो तरीके से बन जाएगा। या तो तालु रखिए रामः सेते, या विसर्गी रहने दीजिए रामः। हाँ, शकार परे हो तो कोई सा, हाँ, तो विसर्ग भी रह जाएगा। ओनली, केवल कौन सा सा? तीनों में से सा परे हो? नहीं, एक नहीं होगा। विसर्जनीय से सह से तो जैसा बाद में है तो वैसा कर देंगे, बासरी तो विसर्ग ही रखेगा। हाँ, विसर्ग के परे कोई सा परे हो तो बासरी ये कहता है कि विसर्ग भी रह जाता है विकल्प से। ठीक है ना, ये सब बासरी से ही सिद्ध हो रहा है। जो विसर्ग वाला उदाहरण है केवल विसर्ग को रखने वाला, यहां संधि रोकने वाला, तभी तो कहा है ना ये अपवाद सूत्र है। ये विसर्ग को उसने कोई परिवर्तन नहीं होने दिया, ये अपवाद सूत्र है। बासरी से तो ये सिद्ध हो रहा है, विसर्ग ही रोक दिया इसने कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसने सा कर दिया, और सा कर दिया तो विसर्जनीय से सहा, नहीं हुआ तो यहां पर बासरी। ठीक है ना। अब देखो, दुःशासन, दुःशासनम, दुःशासनम या शासनः, जो बुरी तरह से शासन करता है, दुष्ट प्रवृत्ति से या दुष्टता से शासन करता है, उसे दुःशासन कहते हैं। देखो, दुःशासन, विसर्ग के बाद में तालु है तो विसर्जनीय से सह से या तो दुःशासनः शब्द कर सकते हैं या फिर दुःशासनः, ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए भाई, सत्व विसर्ग पूरी संधि समाप्त हुई, एक बार इसे देख लेते हैं। देखो, विसर्जनीय से सह, इसने क्या कहा, खर प्रत्याहार बाद में बैठा हुआ हो तो विसर्ग से स्थाने शकारः भवति, विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अब मैं इसके उपनियम तैयार कर देता हूँ। विसर्ग के बाद में दंती हो तो विसर्ग को दंती शाह, तालु हो तो तालु शाह, मूर्धन्य बैठे हों तो विसर्ग को मूर्धन्य शाह हो जाता है। फिर आगे कुप्पो क पौच एक अपवाद नियम आता है, वो ये कहने लगा विसर्ग के बाद में क ख प फ बैठे हुए हों तो विसर्ग को या तो अर्ध विसर्ग में चेंज करो, या च माने च का मतलब है अथवा विसर्ग को विसर्गी रहने दो, लेकिन सा नहीं होगा। तो चार शब्द छीन लिए, विसर्जनीय से सह से छीन लिए। तो इसके उदाहरण देखो कौन से बनेंगे। इसके इसके उदाहरण बनेंगे क करोति, क करोति या कह करोति, कह खनति दोनों तरीके से बन गया, मनः कामना दोनों तरीके से, प्रातः काल, अंतःपुर, ऐसे ही कह पठति, कह खादति या वृक्षः फलति। आगे
अब अगला वासरी सूत्र ये कहता है कि सर प्रत्याहार बाद में बैठा हुआ हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है, विसर्ग ही रहता है, अर्थात विसर्ग को कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे जब विकल्प से विसर्ग ही रह गया तो हरि सेते बना, और नहीं हुआ तो पहले सूत्र से हरि सेते रूप बन ही रहा था। इसके उदाहरण देखो, इसके उदाहरणों में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हरि ही सेते, देखो स लगाया तो विसर्जनीय से सह से सत्व विसर्ग संधि, इसमें सत्व विसर्ग संधि हो गई छत्व, और जहाँ विसर्ग का विसर्ग ही रहा यहाँ कोई भी संधि नहीं होगी, रुक गई ना, विसर्ग का कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी संधि नहीं होगी इस जगह पर, हैं। संयोग भी नहीं होगा, संयोग व्यंजनों में होता है ना, केवल विसर्ग ही रहा, यथा स्थिति रही, जैसी थी वैसी की वैसी रही। नहीं कह सकते, प्रकृति भाव भी तब कह सकते हैं जब, यानी ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम, है ना, तब प्रकृति भाव कह सकते हैं। ये तो केवल हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है। कारण क्या है? संधि रोकने वाला नियम बासरी, ठीक है ना। अब निसंदेह जहाँ सा हुआ सत्व विसर्ग नहीं हुआ, वासरी से रुक गया। रामष्ठ सा हुआ सत्व विसर्ग नहीं हुआ, कोई संधि नहीं होगी। ऐसे ही रामस्यते और दुस्शासन रूप तैयार हो गया। अब हमने ये पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में दंती हो तो दंती शाह, तालु हो तालु शाह, मूर्धन्य हो तो मूर्धन्य शाह। जैसे उदाहरण के लिए रामः तथा, दंती आगे है रामस तथा, विसर्ग के आगे दंती है बालस्थूत करोति, विसर्ग के आगे तालु है, देखो तालु शाह हुआ, विसर्ग के आगे तालु बैठा है तालु शाह हो गया, विसर्ग के आगे मूर्धन्य है मूर्धन्य हो गया, विसर्ग के आगे मूर्धन्य है, देखो मूर्धन्य हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कारण यही है बस, एक विसर्जनीय से सहा। और इसके साथ मैंने आपको दो नियम और पढ़ाए, कुप्पो का पौच और वासरी। कोई समस्या किसी को? चलो लिखिए, सत्व विसर्ग संधि ये समाप्त हुई, और बहुत ही सरल संधि है, विसर्ग को सा हो जाए तो सत्व विसर्ग संधि लिखें, विसर्जनीय से सह। पैर रख दिया था किसी ने। विसर्जनीय से सह लिखेंगे, खरि परे विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, या खरि परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्, ऐसे भी कह सकते हैं। और उदाहरण के लिए अपन जोड़ सकते हैं यहाँ, जैसे विष्णुस्त्राता या रामस्त्राता, विष्णुस्त्राता। लो भाई, कर दी बंदूक तैयार। और क्या, ये मुख्य है। हाँ, विसर्ग, इसका अर्थ जरूर लिख लो पहले। खर परे विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, अर्थ लिखें, यदि खर प्रत्याहार के अक्षर, यदि खर प्रत्याहार के अक्षर बाद में बैठे हुए हों, खर प्रत्याहार के अक्षर बाद में बैठे हुए हों तो
विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर श दंती वाला लिखना, स या सकार खर प्रत्याहार बाद में बैठे हुए हों तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, स हो जाता है। जैसे विष्णुस्त्राता में हो रहा है, इसको भी आगे बताएंगे, अन्य और भी अन्य उदाहरण देंगे, पर उपनियम तैयार कर लेते हैं। ये तो मुख्य नियम है, विसर्ग के बाद में खर हो तो विसर्ग को श होगा, और जब विसर्ग को स होगा तो सत्व विसर्ग संधि होगी। आप मुख्य नियम उतारें और मुख्य नियम के साथ साथ उपनियम उतारेंगे। आगे बढ़ाऊं? इनको भी उतारना है, जो छोटे छोटे नियम हैं। एक दो डाल करके। यानी विसर्ग के बाद में दंती हों तो विसर्ग को दंतीशा, तालु हों तो तालुशा, और मूर्धन्य हो तो मूर्धन्यशा। अब इसको भी उतारें। खाली यहाँ आप ऐसा करेंगे, हाँ नहीं वैसे उतार लीजिए कि विसर्ग के बाद में काका पापा हो, ये वाला उतारना, बस ये डाल करके सूत्र डाल दो और ये उतार लो। वहाँ सरी डालेंगे और सर डाल देंगे, इनको डिटेल से बाद में कराएंगे। हाँ बाद में करा देंगे, चलो कैसे भी कर लो। लिखें, इन तीनों के लिख दो। देखो ये अभी पढ़े ना हमने, विसर्ग के बाद में दंती हो तो दंतीशा, तालु हो तो तालुशा, मूर्धन्य हो तो मूर्धन्यशा। इसके उदाहरण लिखें तीनों के। संयुक्त उदाहरण हैं रामस्तथा बालस्तुत करोति, रामस्य वृक्षश्छादयति, रामस्टीकते। कोई बात नहीं है, लिख दो। उन्होंने उस तरीके से उतार लिए थे, अब उदाहरण उतार लीजिए इनके, वहाँ उसको बाद में डाल देंगे। नम्रा तरवः नम्रः तरवः
विष्णु त्राता, विष्णु भगवान रक्षक हैं। मृगा चरन्ति, चरन्ति, मृगा चरन्ति। मनः चिकित्सकः, चिकित्सकः। श्यामः तिष्ठति, इनको आप कोशिश करोगे। श्यामः तिष्ठति। बुधः टीकते, विद्वान जाता है। देखिए अब यहाँ पे देखो, मनः चिकित्सकः, विसर्ग के बाद में तालु है तो विसर्ग को तालुषा, ठीक है ना। मनस चिकित्सकः लिख दोगे जोड़ के। देखो मनस चिकित्सकः, चिकित्सकः। आधे को आप तो ये समझो, छोटा बालक है, अपाहिज होता है, अपाहिज होता है, चल फिर नहीं सकता, उसे कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, कंधे पे लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं। ऐसे ही समझ लो व्यंजन अपाहिज हैं,
छोटा बालक है, उसको देखो ये कहाँ, यहाँ कर्याप दर्ग लेके जा रहा है चिकित्सक, चल बिजली घर, है ना, धल्ले को कोई देखो नीचे चला गया। अब जैसे मैं ये कहूँगा नम्राह, अब यहाँ माँ आधा है और र पूरा है, ये नीचे उसको और कह रहे हो चल बिजली घर, मुड़प बैठा ले को। तो छोटे बच्चे को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, सर पे भी बैठा सकते हैं, कंधे पे भी बैठा सकते हैं, है ना, कर्या पे भी बैठा सकते हैं। हाँ, अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप तो बाल बुबा में शॉर्ट सर्किट है जाए घर में। देखिए श्यामः तिष्ठति, श्यामः विसर्ग के बाद में दंती हो तो दंतीशा श्यामस, श्यामस तिष्ठति, तिष्ठति, है ना। आगे देखो विसर्ग के बाद में दंती है, दंतीशा करेंगे, विसर्ग के बाद में दंती है, दंतीशा करेंगे, विसर्ग के बाद में तालु है, तालुशा में चेंज कर देंगे, विसर्ग के बाद में मूर्धन्य है, मूर्धन्य सा में चेंज कर देंगे। बुधस ठीक होते हैं, ठीक है ना, लिख दिए, चलें आगे। ये ऐसे बनेगा नम्रास तरवह, ये बनेगा विष्णुस, विष्णुस त्राता, ये बनेगा मृगास चरंती, और ये बनेगा बुधस टीकते, विद्वान जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गए आपके इस वाले नियम के, इस वाले नियम के हो गए आपके। देखो ये वाला नियम पढ़ा ना हमने अभी, विसर्ग के दंती हो दंतीशा, तालु हो तालुशा, मूर्धन्य हो मूर्धन्यशा। अब आप ये लिखेंगे, ये वाला सूत्र लिखो, अपवाद नियम उपो का पहुँचा, उपो का पहुँचा लिखें, लिखिए लिखिए, उपो का पहुँचा, अर्थ लिखेंगे यदि विसर्ग के बाद में यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ सूत्र का अर्थ है यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ, इसकी वृत्ति बिल्कुल योग्य तो ही सामान्य थी इसलिए लिखा ही नहीं है। यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ बैठे हुए हों तो विसर्ग के आधे आधे हिस्से कट जाते हैं, आधे आधे हिस्से कट जाते हैं, कट है ना, का कबूतर और टा लिखना, कौन सी यू टी कर दें, है ना, कट जाते हैं, कोष्टक में ये वाला चिन्ह बना देना, ठीक है। आधे आधे हिस्से कट जाते हैं, कटे हुए विसर्ग वाला, कटे हुए विसर्ग वाला, कोष्टक में लिखो अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग, कटे हुए विसर्ग वाला क ख जिह्वा मूल्य, कटे हुए विसर्ग वाला यानी अर्ध विसर्ग वाला क ख जिह्वा मूल्य तथा
अर्ध विसर्ग वाला प फ, अर्ध विसर्ग वाला प फ उपदमानीय के नाम से, उपदमानीय के नाम से जाना जाता है। कटे हुए विसर्ग वाला क ख तो जिह्वा मूल्य तथा कटे हुए विसर्ग यानी अर्ध विसर्ग वाला प फ उपदमानीय के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखो, नीचे की लाइन में, इस सूत्र के चा से प्रयोजन, ऐसे लिखना, इस सूत्र के चा से प्रयोजन। चा लग रहा है, इसका क्या प्रयोजन है? इस सूत्र के चा से प्रयोजन डैश करते हुए लिखें, यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ बैठे हुए हों तो यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ बैठे हुए हों तो विसर्ग विसर्ग ही रहता है विकल्प से। यहाँ विकल्प का भाव दे रहा है ये, विसर्ग विसर्ग ही रहता है विकल्प से। पूर्ण विराम, ठीक है ना। विसर्ग के बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग अर्ध विसर्ग में चेंज होगा, यानी आधे आधे हिस्से कट जाएंगे, और कट गया तो आप ऐसे ध्यान कर सकते हो, अर्ध विसर्ग वाला क और अर्ध विसर्ग वाला ख ये तो कहलाएगा जिह्वा मूल्य, और तुम्हें पता है जिह्वा मूल्य वर्ण का उच्चारण स्थान भी जिह्वा मूल है। और कटे हुए विसर्ग वाला यानी अर्ध विसर्ग वाला प और फ, कटे हुए विसर्ग वाला प फ ये उपदमानीय के नाम से जाना जाता है, इसे उपदमानीय कहते हैं। और उपदमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। बस, हाँ 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 हाँ, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग है, अर्ध विसर्ग वाला क ख जिह्वा मूल्य और अर्ध विसर्ग वाला प फ उपदमानीय कहलाया। और चा से तुम्हें एक बार तो यही प्रश्न पूछा गया था, कुप्पो क पौच इत्यत्र चकारस्य किम प्रयोजनम, यहाँ चकार का प्रयोजन क्या है? तो चकार का प्रयोजन है कि विसर्ग विकल्प से विसर्ग भी रहता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, ये है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। तो विसर्ग को विसर्ग भी रखा यहाँ चा ने। अब जब ऐसा आपने ये उतारी है, ये उतार लिया, क ख प फ हो तो विसर्ग अर्ध विसर्ग या विसर्ग विसर्ग ही रहेगा। अब इसके उदाहरण, अब इसके उदाहरण देखते हैं, ये रहे, उतार लीजिए इनको। विसर्जनीय से सह का अपवाद नियम है कुप्पो क पऊ
च। लिख दिए। अब लिखेंगे वासरी। ये भी अपवाद नियम है। वाशरी। लिखेंगे सर परे विसर्जनीयस्य विसर्गो वा स्यात् हरिः सेते हरिष्येते। सर परे विसर्जनीयस्य विसर्गो वा स्यात्, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ सर परे विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्। लिख दी वृत्ति। ये वृत्ति है इसकी, सरे परे विसर्जक विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात् या विसर्जनीयस्य विसर्गो वा स्यात् हरिः सेते हरिष्येते। अर्थ लिखेंगे ये सर में आते हैं तीनों सा। सल में तो हा आता है, ये सर है, ये सर है। सल होता तो हा आता, इसलिए हा को हटाने के लिए इन्होंने, भाई हमारे पास खर में सल थोड़ी आता है, खर में सल नहीं आता, इसलिए सर तक के वर्ण लिए हैं तीनों सा।
हाँ, सल में हा आता है, ऊष्म वाला, ऊष्म के सा सा सह। हाँ, बिल्कुल। लिखें अर्थ। यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार, सर ऐसे लिखना, श तालु वाला, विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार के वर्ण बैठे हुए हों तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है, विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है, विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है, विसर्ग ही रहता है। देखो ये लिख दीजिए, ये वाला लिख देना। यदि विसर्ग के बाद में सर हो तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है, और जब विकल्प से विसर्ग रहे तो वासरी लगेगा, और जब सा कर दिया जाए तो विसर्जनीय से सहा लगेगा, फिर सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी, सत्व। और जब कुछ नहीं हो तो वहाँ कोई भी संधि नहीं होगी। ठीक है ना। अब इसको ये उतार लीजिए और इसके ये उदाहरण उतार लीजिए। एक उदाहरण और दे देता हूँ, चलो इसमें एक आध दो उदाहरण। जैसे सर्पः शरति, सर्पः शरति, सांप सरक रहा है, सर सर कर रहा है, सर्पः शरति, हाँ सर्प सरक रहा है, घिसट रहा है, चल रहा है, रेंग रहा है। विसर्ग के स्थान पर या तो सा करिए क्योंकि दंती आगे है, या विसर्ग को विसर्गी रहने दीजिए। तो दोनों तरीके से बन गया, सर्पस शरति या सर्पः सरति, सर्पः सरति। ठीक है, उतार दीजिए इनको। इसी के साथ शत्व विसर्ग संधि समाप्त हुई। इन उदाहरणों को थोड़ा ने बाद में आप तीन चार लाइन नीचे एक लाइन और लिख लो, एक दो लाइन और लिख लो, इन्हें पीछे उतार लेना, है ना। नोट डालें, लिखें, याद आ गई है। अगर कोई तुमसे पूछे कि विसर्ग को विसर्जनीय से सह नित्य रूप से कहाँ लगता है, तो विसर्जनीय से सह नित्य रूप से 6 वर्णों में ही लगता है। कौन कौन से? त थ च छ और ट ठ। नित्य रूप से तो क ख प फ में बिल्कुल नहीं लगता, तीनों सा में विकल्प से लगता है। ठीक है ना। तो 4 और 3 7 हट गए, तो 6 में नित्य रूप से लगता है। तो लिखें, यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ परे हों, यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ परे हों तो विसर्ग के बाद में क ख प फ, क ख प फ परे हों तो कुप्पो क पौ च सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, कुप्पो क पौ च सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, प्रवृत्त लग जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। दूसरा बिंदु, यदि विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो
वहाँ सरी सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, वहाँ सरी सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, वासरी। ध्यान रखो भाई, बास और निकल गए हो ना। हाँ, वासरी सूत्र प्रवृत्त हो जाता है। अब शेष बचे, अब आ और ब, अब शेष बचे त थ, अब शेष बचे त थ च छ ट ठ। भाई चार तो ले लिए कुप्पो का पहुँचा ने, तीन ले लिए वासरी ने, चार तीन सात। अब बचे कौन से? छः। तो लिखें त थ च छ ट ठ, परे होने पर ही त थ च छ ट ठ, परे होने पर ही विसर्ग को विसर्जनीयस्य सह सूत्र से, विसर्ग को विसर्जनीयस्य सह सूत्र से नित्य सकार होगा, नित्य सकार होगा, करना ही पड़ेगा, है ना। थ च छ ट ठ, परे होने पर ही विसर्जनीय से सह सूत्र से नित्य सकार होगा। इन छह अक्षर परे होंगे तो करना ही पड़ेगा। क ख प फ, है ना, और तीनों सा परे होंगे तो वहाँ विकल्प वाली स्थितियां बनेंगी, हैं। नित्य सकार होगा ये वाला सा। वो कंडीशन बाद में चेंज होती है, तालुवाद में है तालु करो, मूर्धन्यवाद में मूर्धन्य करो, होगा साई। हाँ होगा, तो ये पहले तो यही करना पड़ेगा। देखो ये हो गया, इसमें भी देखो आप इसी को करो पहले। देखो आपने ये कर दिया, और ये करने के बाद दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज हो जाएगा। बदला कि नहीं बदला? तो ऐसे समझिए, लिखना आपको पहले यही है, ठीक है। ओके, इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक बेटा। जय श्री राधे कृष्णा।